आज फिर वो उसके दर पे आया था अपनी अर्जी लेकर। एक बार फिर वो बेबस हुई थी। दोनों दिल के हाथों मजबूर थे। एक को दूसरा चाहिए था तो दूसरे को तीसरा चाहिए था। मोहब्बत तीनों के गिर्द घूमती उन्हें ख्वार कर रही थी, मगर किसी का मुकद्दर नहीं ठहर रही थी। आप क्यों रोज़ मुझे बेबस करने आ जाते हैं आरिस? क्या मैं इंसान नहीं लगती आपको? क्या मैं एहसास व जज्बात से आ रही हूँ? वो थक हार के दुख से बोली थी। उसकी निगाहें झुक गई थी। क्या करता वो? दिल के हाथों जो मजबूर था, पर थी तो वो भी, मगर इस तरह वो उसको बेबस तो नहीं करती थी ना, जिस तरह वो उसको आखिरी मकाम पर ले आया था। हया तैमूर, मैं मजबूर हूँ दिल के हाथों। तुम्हारे सिवा कोई नहीं जो मुझे मेरी मोहब्बत दिला सके। वो सच्चाई से बोलता उसको दुनिया का सबसे जालिम इंसान लगा, जो उसकी ज़ात को रोंद कर किसी और की ज़ात को सर का ताज बनाना चाहता था। तुम्हें खुदा का वास्ता है हया, मुझे मेरी मोहब्बत दे दो। मैं खाली हाथ रह जाऊंगा, वरना मैं उसके बगैर जी नहीं सकूंगा। उसने अचानक उसके पैरों को छुआ था। हया तड़प कर पीछे हुई। आरिस ने निगाहें उठाई तो उसका चेहरा आंसुओं से तर था। वो जैसे साकित रह गई थी। इतनी मोहब्बत थी उसको उस औरत से जिसके लिए वो उसके आगे ढह गया था। अपनी अना, अपनी इज्जत नफ्स मार डाली थी। उसने तकलीफ से आए आंसू हाथ की पुश से साफ किए और रुख मोड़ गई। वो मजीद उसको टूटता हुआ नहीं देख सकती थी, जिसने खुद उसकी साथ टुकड़ों में बखेर दी थी। उसने अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया था। आंसू मुसलसल चेहरे को भिगो रहे थे। मुकद्दर ने बड़ी कारी ज़रब लगाई थी उसे। मोहब्बत उसकी दस्तरस से बहुत दूर जा निकली थी। वो दुखते दिल के साथ अंदर की जानिब बढ़ गई। अंदर आकर उसने अलमारी से तलाक के कागजात निकाले। आंखें बार बार धुंधला रही थीं। तकलीफ़ जिस्म की रग रग में सिरायत कर रही थी। अपनी महबूब चीज़ किसी और की झोली में डाल देना आसान कहाँ था। 2 साल उसने इस रिश्ते को सीने से लगाए गुजार दिए थे, मगर इतनी मोहब्बत, इतनी खलूस के बदले उसे मिला क्या था? धुतकार, नफ़रत, बेकदरी और आखिर में तलाक। उसने जब से आंखें मूंद ली। काश कुछ और ना सही, मोहब्बत ही नसीब में ठहर जाती, मगर ज़िंदगी तो फ़कीर सी हो गई थी। सब कुछ हाथ जोड़कर मांगना पड़ रहा था, मगर मोहब्बत कहाँ भीख में मिलनी थी। वो तो तोहफे में दिया जाने वाला जज्बा था। मोहब्बत आज उसकी आंखों से बह रही थी, दर्द बनकर, कुर्ब बनकर। उसने खुद को मज़ीद बिखरने से समेटा और दिल को मजबूत करके कागजात पर दस्तखत कर दिए और बाहर आ गई। ये ले, आपकी मोहब्बत दे दी आपको। उसने बिखरते वजूद को संभालते कागजात उसकी जानिब बढ़ा दिए। आरिस ने तशक्कुर से उसकी जानिब देखा। वो निगाहें मोड़ गई। उसकी ज़ात आज उसके लिए बेमायनी हो गई थी। शतरंज की बिसात पर आज वो अपना आखिरी मोहरा भी हार गई थी। शिकस्त ताउम्र अब उसके नसीब में ठहरी थी। काश आरिस, इतनी मोहब्बत आपने मुझसे की होती। काश। उसने हसरत से सोचा था। उसने आंख के कोने को साफ किए, अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। वो खुशी से झूमता घर आया था। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि हया ने आखिरकार तलाकनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। अब वो और मनाहिल आफाक एक हो सकते हैं, क्योंकि मनाहिल ने शर्त यही रखी थी कि जब तक वो अपनी मनकूहा को तलाक नहीं देगा, वो उससे शादी नहीं करेगी। उसका और हया तैमूर का निकाह उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ था, मगर तब वो खामोश रहा, क्योंकि मनाहिल तब उसकी ज़िंदगी में नहीं थी। उससे मोहब्बत के बाद उसने हया तैमूर से अलहदगी का सोच लिया था, मगर वो अलहदगी नहीं चाहती थी। उसने उसको दूसरी शादी की इजाज़त दे दी थी, मगर मनाहिल आफाक के फ़ैसले के आगे बेबस हुआ था वो। इसलिए उसने हया को जज्बाती तौर पर कमज़ोर करके तलाक के कागजात पर दस्तखत करवा लिए थे। हेलो मनाहिल, मैं बहुत खुश हूँ। हया ने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए। वो फ़ोन पर उसको चहकते हुए बता रहा था। ओह वाकई! मनाहिल को यकीन न आया। वो हया की निगाहों में आरिस के लिए मोहब्बत देख चुकी थी। हाँ वाकई, इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। वो जानती थी कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और उसको मैं किसी सूरत नहीं अपनाऊंगा। उसने हकारत से कहा। वो फ़ख्र से मुस्कुराई। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। उस यतीम के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसने रास्ते से हट जाना ही बेहतर समझा। उसने नफ़रत से कहा। आरिस ने भी तायद की। अच्छा ये बताओ, अब मैं कब आऊँ अम्मी अब्बू को लेकर तुम्हारे घर? उससे अब मज़ीद सब्र नहीं हो रहा था। कल ही आ जाओ, मैं भी तुमसे मज़ीद दूर नहीं रह सकती। उसने भी बेताबी से कहा तो आरिस के लब मुस्कुरा उठे। ठीक है मलका आलिया, बंदा कल आपके दरबार में हाजिर हो जाएगा, उसने ताबेदारी से कहा। उसके अंदाज पर वो खिलखिला के हंस पड़ी। शाम के साए फैल रहे थे। अक्टूबर की आमद थी।
मौसम हल्का हल्का सर्द था। वो घर के दरमियान में बने बरगद के दरख्त के नीचे बैठी थी। निगाहें बार बार हथेली की लकीरों से उलझ रही थी। थक कर उसने आंखें मूंद ली थी। कहाँ ले आई थी उसे जिंदगी। सब कुछ बिखर गया था। ख्वाब, मोहब्बत, अपने पराए, सब कुछ जैसे छिन गया था एक पल में। वो अपने साथ उसका सब कुछ ले गया था। खाली हाथ रह गई थी वो। बंद पलकों से आंसू मुसलसल गिर रहे थे, जिसमें मोहब्बत बहती जा रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जल्दी से आंखें साफ की और दरवाज़ा खोला। कनीज़ बेगम आई थी। इतनी देर क्यों लगा दी बेटा, सो रही थी क्या? उन्होंने अपनी बेटी की सूजी आंखें देखकर कहा। जी अम्मी, बस आंख लग गई थी। उसने झूठ गढ़ा। माँ को दुख नहीं देना चाहती थी। अच्छा ये पकड़ो, कुछ राशन लाई हूँ, खत्म हो गया था ना। हया ने राशन के बैग्स पकड़े और किचन में रख आई। हया, आरिस आया था क्या? उन्होंने अचानक पूछा। उसकी धड़कन पल भर को रुक गई। कनीज बेगम सारे मामले से अनजान थी। जी, क्यों, आपको कैसे पता चला? उसने संभल कर पूछा। हाँ, रास्ते में पड़ोसन ने बताया कि तुम्हारा दामाद आया था गाड़ी में, वो वजाहत देते बोली। हया की आंखों में मिर्चें लगने लगी। क्या बताती वो माँ को कि उनका दामाद तलाक के कागजात पर दस्तखत करवाने आया था। उसने दुख से सोचा। अच्छा, उसने महज अच्छा पर एक दफ़ा किया और उठ गई। माँ का ज़ईफ चेहरा और देखने की हिम्मत नहीं थी उसमें। माशाल्लाह, आपकी बच्ची तो बहुत प्यारी है। फ़ाइज़ा बेगम दूसरी बहू के वारी सदके जा रही थी। आरिज़ माँ बाप के साथ मनाहिल के घर रिश्ता लाया था। चूँकि आरिज़ अमीर घराने से था तो रिश्ता उसके तलाक याफ्ता होने के बाद भी कबूल कर लिया गया था। आमिर सुमरो बिल्कुल खामोश तमाशाई बने बीवी और बेटे की हठधर्मियाँ देख रहे थे। वो हया को रुखसत करवा के घर लाना चाहते थे, मगर बेटे की जिद ने उन्हें खामोश करा दिया। एक यतीम बच्ची का दुख उन्हें अंदर से काट रहा था। वो शादी के तमाम मामलात से बेनियाजी बरते हुए थे और फिर वो मरहला ब मरहला सब कुछ होता हो गया, सब तय होता गया। आखिरकार हया तैमूर के दिल की दुनिया उजाड़ कर आरिस सोमरो ने अपने दिल की दुनिया आबाद कर ही ली थी। आरिस सोमरो की शादी की खबर आग की तरह पूरे ख़ानदान में फैल गई, मगर हया और कनीज़ बेगम अभी तक अनजान थी। दोनों अपनी ज़िंदगी में मगन होकर उसके वजूद को फरामोश कर गए थे। वक्त का पहिया आरिस सोमरो के लिए उल्टा चल पड़ा था। मुझे हनीमून पर लंदन जाना है आरिस, वो भी 6 महीने के लिए। वो बाहर डिनर पर आए थे जब मनाहिल ने फरमाइश की। 6 महीने ज़्यादा नहीं है क्या? मैं कंगला हो जाऊंगा यार, उसने मजाक में कहा। मनाहिल घूर कर रह गई। नहीं होते तुम कंगले, इतनी जायदादों के मालिक हो, 6 महीने लंदन में रहने से कंगले नहीं हो जाओगे? उसने हिसाब पे पाक किया। आरिस मुस्कुरा कर रह गया। जो हुक्म मलका आलिया। उसने सर खम किया। मनाहिल अपनी जीत पर सरशार हो गई थी। मगर अम्मी अबू 6 महीने अकेले कैसे रहेंगे हमारे बगैर? उसने कुछ सोच कर कहा। रह लेंगे, बच्चे नहीं है वो, मुलाजमीन की पूरी फौज होती है हर वक्त। उसने सख्त लहजे में कहा तो वो खामोश हो गया। उसकी बात भी ठीक थी। डिनर करके वो घर के लिए निकल गए। हया, उठ जाओ बेटा, ऑफिस नहीं जाना क्या? 9 बज रहे थे और वो अभी तक सो रही थी। कनीज़ बेगम को फिक्र हुई, वरना वो वक्त पर उठ जाया करती थी। आज नहीं उठी थी मगर वो। नहीं अम्मी, आज ज़रा तबीयत ख़राब है, छुट्टी ली है, उसने नकाहत से कहा। कनीज़ बेगम ने उसके माथे पर हाथ लगाया तो उन्हें झटका लगा। वो बुखार में तप रही थी। बेटा, तुम्हें तो बहुत सख्त बुखार है, बताया क्यों नहीं? उन्होंने जल्दी से उसकी कलाई देखी तो वो भी गर्म थी। पूरा जिस्म उसका बुखार में तप रहा था। पता नहीं अम्मी, रात से तबीयत खराब थी, कहते हुए वो गनूदगी में जा रही थी। कनीज़ बेगम ने जल्दी से पास के डॉक्टर को फ़ोन किया जो अक्सर हया उनके लिए बुलाती थी। थोड़ी देर में डॉक्टर घर आ गई। इन्हें कोई परेशानी है क्या, जो ऐसी कंडीशन हो रही है इनकी? डॉक्टर ने मुआयने के बाद कहा। नहीं, सुबह तक तो ठीक थी, अभी उठाया तो नहीं उठी, बुखार में तप रही थी। कनीज़ बेगम ने परेशानी से कहा। अच्छा ठीक है, मैं इनको इंजेक्शन लगा चुकी हूँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी और कुछ दवाइयाँ भी लिख कर दे रही हूँ, इन्हें 1 हफ्ते तक देनी है। डॉक्टर कहकर चली गई। कनीज़ बेगम हया के सिरहाने बैठ गई। अम्मी, अम्मी, वो नींद में बोल रही थी। कनीज़ बेगम चौंकी। हाँ मेरी बच्ची, बोलो, वो मोहब्बत से बोली और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। अम्मी, आरिस ने, वो अटक अटक कर बोल रही थी। तभी उसकी बंद आंखों से आंसू बहने लगे। कनीज़ बेगम ने जल्दी से उसके आंसू पोंछे। वो तड़प कर रह गई थी हया को इस हाल में देखकर। हाँ मेरा बेटा, बोलो क्या हुआ है मेरी बच्ची को? वो उसका माथा चूमते बोली।
अम्मी आरिस सोमरो ने हया तैमूर को छोड़ दिया, हर ताल्लुक तोड़ दिया। उसके मुंह से ये अल्फाज निकलने की देर थी कि कनीज़ बेगम ने दिल पर हाथ रख लिया। उन्हें यकीन नहीं आया था। बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए फजूल बोलती जा रही हो। उन्होंने उसकी बात को रद्द किया। अम्मी, उसने मुझे तलाक दे दी और दूसरी शादी कर ली। जब वो ये बोली तो कनीज़ बेगम ने सदमे से मुंह पर हाथ रख लिया था। अब उन्हें सारी बात समझ आई थी और हया की हालत भी। वो जल्दी से उठ बैठी। यहाँ बैठी रहती तो शायद अपना ज़ब्ती खो देती। फूट फूट कर रो पड़ती वो। बेटा, 6 महीने के लिए जा रहे हो, यहाँ काम कौन संभालेगा? उनके 6 माह का सुनकर वो बोल उठी थी। तो क्या हुआ आंटी, हमेशा के लिए तो नहीं जा रहे, आ जाएंगे वापस, उसने बेनियाजी से कहा। फाइज़ा बेगम को बहू की मदाखलत करना पसंद नहीं आया, मगर नज़रअंदाज कर गई। नई नवेली दुल्हन जो थी, मगर ज़ुबान की काफ़ी तेज़ लगी थी उन्हें। महज वो ज़ाहिरी खूबसूरती ही रखती थी, इसके अलावा उन्होंने उसमें कोई खूबी नहीं देखी थी। हाँ, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। अहमद सोमरो ने भी बेगम की हाँ में हाँ मिलाई तो मनाहिल कुलस कर रह गई। जी ठीक है अब्बू, फिर हम इंशाल्लाह जल्दी वापस आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें, आरिस ने फर्मा बरदारी से कहा। तो मनाहिल गुस्से से उठ गई। सबने उसकी बदलिहाजी को महसूस किया। वो शर्मिंदा होकर उसके पीछे चल दिया। मनाहिल, ये क्या था, इस तरह से आते हैं कमरे में? उसने तहम्मुल से कहा। उसको बुरा लगा था मनाहिल का इस तरह से उठकर कमरे में आ जाना। शुक्र करो कुछ कहा नहीं, वरना वहीं रोला डाल देती कि मुझे 6 महीने ही रहना, उसने नखुवत से कहा। आरिस सर थाम कर रह गया। यार, हम फिर बाद में कभी चले जाएंगे ना, अभी बात को समझो। उसने मोहब्बत से उसका रुख अपनी जानिब किया था। वो रूठी हुई उसको और खूबसूरत लगी। वो रूठी रूठी निगाहों से उसे देखने लगी। आरिस ने उसकी आंखों पर लब रख दिया और खुद में भींच लिया उसे। वो उसकी नाराज़गी नहीं सह सकता था। उसकी आंख अचानक खुली थी। उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो घुप अंधेरा था। उसने फ़ोन की लाइट ऑन करके कमरे की लाइट्स जलाई। टाइम देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। उसने बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। चाल में वाज़ेह लड़खड़ाहट थी, जिस्म कमज़ोरी का शिकार लग रहा था। अम्मी, कहाँ हैं आप? उसने कनीज़ बेगम को आवाज़ दी जो किचन में उसके लिए सूप बना रही थी। बेटा, आप बाहर क्यों आ गई? अंदर जाओ, मैं आ रही हूँ ना सूप लेकर। उसको किचन में आता देख वो फ़ौरन बोली। नहीं अम्मी, कमरे में घुटन हो रही है, यहीं बैठते हैं ना। वो बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गई। कनीज़ बेगम ने बेटी को दुख से देखा। सुबह की बातें वो भूली नहीं थी। बेटी का दुख उनको अंदर से काट रहा था, मगर कुछ भी पूछने की उनमें हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ भी पूछकर उसको मज़ीद तकलीफ़ से दो चार नहीं कर सकती थी वो। हाँ, तुम बैठो, मैं लाती हूँ सूप। वो जल्दी से बॉल में सूप डाल कर ले आई। वो छोटे छोटे चम्मच लेने लगी। अब वो पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। उसने जल्दी से सूप ख़त्म किया। कनीज़ बेगम ने शाम के लिए हांडी चढ़ा दी। वो वहीं बैठी फिर कहीं खो गई। कनीज़ बेगम ने हया को खोया हुआ देखा तो उससे बात करने का सोचा। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है क्या? वो पास बैठते मोहब्बत से बोली। वो पुरसकून होकर माँ की गोद में सर रख गई। नहीं अम्मी, सब ठीक है, बस ज़रा सी कमज़ोरी हो गई है, उसने टाल दिया। बेटा, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ और बाप भी, तुम्हारा सब कुछ मैं हूँ और मेरा तुम, हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। फिर क्यों अपनी माँ से अपने दुख छुपा रही हो? उनका लहजा टूटा हुआ था। हया तैमूर की आंख से एक आंसू गिरकर उनका सब तोड़ गया। अम्मी, दुख ताउम्र अब मेरा नसीब है, वो टूट कर बिखरने को थी। कनीज़ बेगम ने हया के आंसू साफ किए और गले लगाया उसे। हया के खामोश आंसू उनके कंधे पर जज्ब हो रहे थे। दोनों में मजीद कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। आरिस को किसी और से मोहब्बत थी। वो चाहते थे मैं उनसे तलाक ले लूं ताकि वो उससे शादी कर सकें। मैंने उनसे कहा भी कि वो शादी कर लें, मगर मुझसे तलाक ना लें, मगर वो नहीं माने। वो खुद को बांट नहीं सकते थे। मेरी मिन्नतें, इल्तजाएं सब रद्द कर दी उन्होंने अम्मी। वो मेरे पैरों में गिर पड़े अपनी मोहब्बत के लिए। फिर वहाँ मैं हार गई, मेरी मोहब्बत हार गई, उनकी मोहब्बत, उनका जुनून जीत गया अम्मी। वो सिसकियों में सब कुछ बताती चली गई। वो सिसकियों में सब कुछ बताती चली गई। कनीज़ बेगम का दिल दुख से फट रहा था। कोई इतना जालिम और इतना खुदगर्ज भी हो सकता था क्या?
वो सोच भी नहीं सकती थी जिंदगी उन दोनों को किस मोड़ पर ले आई थी। उन्होंने तकलीफ से सोचा, आंसू टूटकर उनके गुलाबी गालों पर बह रहे थे। वो पैकिंग कर रही थी जब उसकी माँ की कॉल आई। उसने रुककर कॉल पिक की। हेलो अम्मी, कैसी हैं? वो बशाशत से बोली। ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ, कैसी हो? जा रही हो फिर लंदन? हाँ जी, जा रही हूँ, पैकिंग कर रही थी। वो खुशी से चेक की। अच्छा, हमारे लिए भी फिर अच्छी सी शॉपिंग करके आना। फ़ोन से उसकी छोटी बहन की आवाज़ आई। हाँ ज़रूर, सबके लिए शॉपिंग करके आऊँगी, तुम फिक्र मत करो। मेरी बात सुनो बेटा। उसकी बात को छोड़ो, वो राजदारी से बोली। जी अम्मी, सुन रही हूँ, बोले। उसने कहा, फजूल खर्ची ना करना। आरिस से पैसे लेकर अपने अकाउंट में जमा करती जाना और लंदन से आकर उससे अलग का घर का मुतालबा करना जो सिर्फ तुम्हारे नाम हो। वो रसानियत से समझाते हुए बोली। मनाहिल ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। वो तो खुद यही चाहती थी। उसको अपने सास ससुर से सख्त चिढ़ हो गई थी जो हर काम में उसकी मुदाखलत करते थे। इधर उधर की बातें करती रहीं, तभी आरिस भी आ गया था। उसने फ़ोन बंद किया और पैकिंग फिर से शुरू कर दी। हो गई पैकिंग? वो मसरूफ़ से अंदाज में बोलता शीशे के आगे अपने बाल बनाने लगा। हाँ बस थोड़ी सी रह गई है। उसने एक सूटकेस की जिप बंद की। जल्दी कर लो, रात की फ़्लाइट है, हमें रात में जल्दी निकलना होगा। एयरपोर्ट काफ़ी दूर है यहाँ से। हाँ ठीक है, बस हो गई। तुम भी आओ, साथ कराओ ना मेरे आकर काम, मैं अकेली थक जाऊंगी। उसने कहा तो आरिस भी उसकी मदद करने लगा। थोड़ी देर में पैकिंग मुकम्मल हो चुकी थी। तुम ऐसा करो, तैयार होकर नीचे आ जाना, खाना वगैरह खाकर फिर निकलेंगे। मैं नीचे ही जा रहा हूँ अम्मी अब्बू से कुछ देर बातें करने के लिए। वो फ़ोन उठाकर निकल गया। उसने इस बात में सर हिलाया। माँ बाप का चमचा। उसने नखुवत से सर झटका। ज़िंदगी जैसे तैसे ही सही गुजरने लगी थी। वक्त का पहिया एक बार फिर ज़िंदगी की सवारी लेकर अपनी रफ्तार से चल पड़ा, मगर हया तैमूर कहीं खो गई थी। अजीब ठहराव और संजीदगी उसकी ज़ात का हिस्सा बन गए थे। कम गो तो वो पहले भी थी, मगर अब बिल्कुल ही खामोश होकर रह गई थी। उसने ज़िंदगी को हर तरफ से मसरूफ़ कर लिया था। भूले भटके से भी वो माजी को याद करके तड़पना नहीं चाहती थी। अपनी ज़ात के टुकड़ों को लेकर वो दुनिया से अलग थलग हो चुकी थी। बज़ाहिर तो वो आबाद नज़र आती, मगर अंदर से उसके दिल की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसने हर चीज़, हर दुख पर समझौता कर लिया था। उसने राज़ी होना सीख लिया था। मोहब्बत क्या छीनी गई, उसे तो जीने का सलीका आ गया। अम्मी, मेरी पोस्टिंग हो गई है दूसरे शहर, हम कुछ दिनों में यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। उसने ऑफिस से आकर अचानक कनीज़ बेगम को बताया तो वो हैरान हुई। यूँ अचानक बेटा, हम अपना घर बार छोड़कर कैसे जाएंगे? वो फिक्रमंदी से बोली। अम्मी, मैं इस शहर की घुटन ज़्यादा माहौल से निकलना चाहती हूँ, कुछ अरसे के लिए बस। मुझे वहशत होती है यहाँ। उसके लहजे में दुख था। कनीज़ बेगम बेटी को देख कर रह गई। किस शहर में पोस्टिंग हुई है? उन्होंने पूछा। गिलगित बल्तिस्तान। वहाँ ऑफिस की तरफ से घर और बाकी गैस बिजली सब मुफ्त होगा। हमारा खर्चा कम होगा यहाँ की निस्बत। उसने तफसील से बताया। कनीज़ बेगम महज सर हिलाकर रह गई। उन्हें भी ये फैसला दुरुस्त लगा। वो भी यहाँ मज़ीद रहकर खुद को और हया को तकलीफ़ नहीं दे सकती थी। वाओ, आरिस कितना खूबसूरत मुल्क है। वो लंदन की खूबसूरती देख मसमराइज हुई थी। वो पहले भी कई बार आ चुका था, इसलिए उसका रद्द-ए-अमल नॉर्मल था। हाँ, खूबसूरत तो बहुत है। वैसे यहाँ की लड़कियाँ भी बहुत खूबसूरत हैं। आखिर में वो शौक हुआ। मैं नाहिल के तन बदन में आग सी लगी थी। तो उनके साथ ही फिर हनीमून एंजॉय कर लो। उसने गुस्से से अपना बैग आरिस से खींचा। यार, मजाक कर रहा था बस। उसने मनाहिल को गुस्से में देख कर कहा, मगर वो आपे से बाहर रही थी। आइंदा ऐसा मजाक भी किया तो एक सेकंड नहीं लगाऊंगी तुम्हें छोड़ने में। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हारे मुंह से अपने अलावा किसी और की तारीफ। उसने जनूनी होकर कहा। वो ठंडी सांस भरकर रह गया। भला इतना भी क्या इनसिक्योर होना। अच्छा चलो, गाड़ी आ गई है। उसने पास आती गाड़ी की तरफ इशारा किया। दोनों उसमें बैठकर तकरीबन 1 घंटे में अपने फ्लैट में पहुंचे थे। फ्लैट इंतहाई खूबसूरत था। मनाहिल ने सारे फ्लैट का जायज़ा लिया। बाकी कल देख लेना, आओ अब आराम कर लो। आरिस ने उसको फ्लैट में घूमते फिरते देख कर कहा। हाँ ये ठीक है। उसने जल्दी से जाकर बात लिया और नाइटी पहनकर बाहर आ गई। ब्लैक नाइटी में वो बहुत हसीन लग रही थी। आरिस की जैसे ही नज़र पड़ी देखता रह गया। क्या बात है, लंदन का रंग चढ़ गया हमारी बेगम पर? वो उसके करीब जाते मोहब्बत से बोला। मनाहिल शर्मा गई। हाँ तो मुझे शुरू से ही शौक है बोल्ड ड्रेसिंग का। उसने सर उठाकर कहा। हाँ ठीक है, कर लो शौक पूरा, मगर कमरे की हद तक मल गया लिया। उसने उसकी पेशानी पर लब रखे थे। ठीक है आरिस, उसने कहते साथ ही सर उसके कंधे पर रख लिया।
2 दिन बाद वो लोग शिफ्ट हो रहे थे। उसने कनीज़ बेगम के साथ मिलकर सारी तैयारी कर ली थी, अपना सारा सामान रख लिया था। कंपनी ने उनके जाने का सारा बंदोबस्त कर दिया था। अम्मी कुछ सामान पहले भेज देते हैं, जहाज़ में ज़्यादा सामान ले जाने की इजाज़त नहीं होगी हमें। उसने कनीज़ बेगम को अपनी चीज़ें समेटते कहा, पर भेजेंगे कैसे और किसके हाथ? वो हैरानगी से बोली तो वो मुस्कुरा कर रह गई। अम्मी ये कौन सा मुश्किल काम है? मेरी बात हुई है मेरी एक दोस्त से, वो वहीं रहती है, यहाँ से TCS करवा देंगे, वो पिक कर लेगी। अगर हम वहाँ जल्दी पहुँच गए तो हम जाकर ले लेंगे। उसने अपनी माँ को तफसील से समझाया। हाँ ठीक है, फिर हम ज़रूरी सामान साथ रख लेते हैं, बाकी TCS करवा देंगे। जी ठीक है अम्मी, वो कहकर फिर से काम में जुट गई। उनको आए काफ़ी दिन हो गए थे, तकरीबन सारा लंदन वो घूम चुके थे। सुबह शाम उनके आउटिंग में गुजर रहे थे। अभी भी वो रेस्टोरेंट में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे कि अचानक हारिस का फ़ोन बजने लगा। उसने नंबर देखा तो घर का था। जल्दी से उसने कॉल पिक की। हेलो बेटा, तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, जल्दी आ जाओ तुम लोग। दूसरी तरफ से फ़ाइज़ा बेगम की परेशानी में डूबी आवाज़ उभरी थी। हारिस को झटका लगा। अम्मी क्या हुआ है अब्बू को? हम तो ठीक छोड़ कर आए थे, वो बेकरारी से बोला। पता नहीं बेटा, अचानक उनका BP हाई हुआ है। मैं उनको मुलाजमों की मदद से अस्पताल लेकर आई हूँ। डॉक्टर सीरियस कंडीशन बता रहे हैं। वो बताते हुए रोने लगी। हारिस भी काफ़ी परेशान हो गया था। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं जल्दी आ रहा हूँ, आप प्लीज़ फ़िक्र मत करें, मैं पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान के लिए निकल रहा हूँ। उसने परेशानी के आलम में फ़ाइज़ा बेगम को तसल्ली दी तो वो कुछ मुतमईन हुई। ठीक है बेटा, जल्दी आने की कोशिश करो। कॉल कट गई थी। मनाहिल भी परेशानी से सब सुन रही थी। उसको अपना हनीमून खतरे में लग रहा था। चलो मनाहिल उठो, चलें, हमें जल्द से जल्द पाकिस्तान जाना है। अब्बू की हालत ठीक नहीं। वो अपना वॉलेट और फ़ोन पकड़ता उठ खड़ा हुआ। पर आरिस, हमारा हनीमून? वो रो देने को थी। आरिस ने सदमे से उसकी जानिब देखा, जैसे उसको यकीन ना आया। मनाहिल, होश में तो हो? वहाँ मेरे बाप की हालत ख़राब है और तुम्हें यहाँ अपने हनीमून की पड़ी है। वो गुस्से से बोला तो वो सुलग कर रह गई। वो किसी सूरत यहाँ से जाने को तैयार न थी। आरिस, उनके पास आंटियाँ और इतने मुलाजमीन भी, तुम्हारे वहाँ जाने से वो ठीक हो जाएंगे क्या? वो बेमुरवत अंदाज में बोली। आरिस ने दुख से उसकी जानिब देखा। ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। उसने बहस को तर्क करते वहाँ से अकेले निकलना ही मुनासिब समझा। मगर आरिस, मैं अकेली कैसे रहूँगी? वो उसके पीछे भागी, जो लंबे लंबे डग भरता पार्किंग एरिया में आ गया था। तुम रह सकती हो, तभी तो तुमने ये सब बोला। हैरत है तुम पर मनाहिल, अगर यही तुम्हारा बाप होता तो तुम तब भी यही करती क्या? अफसोस रहेगा मुझे तुम्हारी इस हरकत पर। वो बोलकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। वो भी चुप करके बैठ गई तो उसने गाड़ी सन से भगाई। फिर दोनों में कोई बात नहीं हुई। घर आते ही उसने पहली फ़्लाइट से सीट बुक की, जो 2 दिन बाद की थी। उसने अपनी सारी पैकिंग की और खामोशी से कमरे से निकल गया। वो हारिस की सारी कार्रवाई देख रही थी, मगर खामोश थी। वो यही चाहती थी कि वो यहीं रह जाए। उसको अपना हनीमून किसी तौर ख़राब नहीं करना था। आरिज़ उसकी संगदिली से बुरी तरह टूट गया था। उसका दोबारा उसको मुखातिब करने का दिल ही नहीं चाह रहा था। आज उसकी सीट थी। उसने जल्दी से अपना सामान उठाया और मनाहिल को जगाया, जो सो रही थी। उठो मनाहिल, मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना अपना। लंदन है ये, मैंने एक कार हायर कर दिया, जहाँ जाना उसको फ़ोन कर देना, वो ले जाएगा तुम्हें। और मैंने कुछ अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर दी है, जब ज़रूरत हो निकलवा लेना। वो सारी तफसील से उसको आगाह करता हुआ बाहर निकल गया। पीछे वो नींद में थी, फिर से सो गई। आरिस गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। आधे घंटे में फ़्लाइट के अंदर था। उसका दिल अजीब हो रहा था। मनाहिल को वो अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, मगर उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। अजीब बेकली सी उसको सता रही थी, और मनाहिल की बेमुरव्वती भी। उसे उसमें अपना आप नज़र आया। मतलब ही खुदगर्ज़, सिर्फ अपने लिए जीने वाले, दूसरों के एहसासात और जज्बात को रौंदने वाले। उसने थक कर सीट की पुश से सर टिका दिया। सर फोड़े की तरह दुख रहा था। यूं ही उसकी आंख लग गई। जब लैंडिंग के लिए अनाउंसमेंट हुई तो उसकी आंख खुली। जल्दी से नीचे उतरकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट में दाखिल हुआ वो। तभी चलते हुए उसकी निगाह अचानक उठी और वहीं साकित रह गई। काली चादर के हाले में बिलाशुबा हयात तैमूर का चेहरा था, जो काउंटर पर अपना पासपोर्ट स्टैंप करवा रही थी।
आरिस सोमरो कुछ पल के लिए पत्थर हुआ, कदम उठने से इनकारी हो रहे थे। वो चाह कर भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाया। हयात तैमूर, जिसके चेहरे पर सदियों की थकन थी, आंखों के इर्द गिर्द हल्के रंगत में जर्दी घुली थी। उदासी चारों ओर छाई थी उसके, मगर फिर भी न जाने क्यों उसको उसके वजूद में आज बहुत कशिश महसूस हुई। वो इर्द गिर्द से बेनियाज उसको देखता जा रहा था। दिल ने उस लम्हे बहुत शिद्दत से उस उदास शहजादी की तमन्ना की थी। वो जैसे ही पलटी तो उसका सख्ता टूटा। वो फौरन रुख मोड़ गया, मुबादा वो उसे देख ना ले। वो अपना सामान लेकर कनीज बेगम के साथ फ्लाइट की तरफ बढ़ गई थी और वो वहीं का वहीं रह गया। दिल की दुनिया अचानक वीरानी में बदली थी। उसकी निगाहों ने दूर तक उसका पीछा किया था। शायद यही वो वक्त था जब हयात तैमूर ने बड़ी ज़ोर से आरिस सुमरो के दिल पर दस्तक दी थी, और आज उसने इस दस्तक पर लबैक भी कहा। जो दस्तक 2 साल तक ना हुई, आज 2 साल बाद कहर बनकर उसके दिल पर टूटी। मोहब्बत ने मुस्कुराकर उस बेरहम शख्स को देखा जिसने कल उसको रोंदा था। आज वो मौका पाकर उसको रोंदने आ गई थी। वो कहाँ जा रही है इतना सामान लेकर, वो सोचता चला गया। जाते हुए ना जाने कितनी सोचों के दर वो उस बेमुरवत इंसान के लिए वाह कर गए। उनको फ्लाइट में बैठे अभी कुछ ही देर हुई थी। वो जहाज़ को उड़ान भरता देख रही थी। अजीब सा एहसास था उसकी आंखों में। वो बादलों से गुजरते खुद को देख रही थी। जब बाहर देख देख कर थक गई तो आंखें मूंद ली। क्षण से एक चेहरा उसकी आंखों के पर्दों पर लहराया था। आंखों की नमी में इजाफा हुआ, जिसको उसने बेदर्दी से हलक में उतारा। आरिस सुमरो, जो उसकी ज़िंदगी का दर्दनाक और अजियतनाक बाप था, वो उसे कुछ देर पहले एयरपोर्ट पर देख चुकी थी। उसका मुड़ना भी। वो तल्खी से हंसी थी। वो उससे छुप रहा था, जो उसकी खुशबू से उसको पहचान जाती थी, जो उसके कदमों के निशान तक जानती थी, जिसने 2 साल इस रिश्ते की और उसकी परस्तिश में गुजार दिए थे, जिसने उसको चाहने वालों की तरह चाहा था, मगर बदले में वो उसको उम्र भर की जुदाई और हिज्र तोहफे में सौंप गया था। आंसू लड़खड़ाकर हथेली पर गिरे। उसको उसने हाथ की पोछ से साफ किया। एक बार फिर से हाल ने उसे माजी में ला पटका था। तैमूर चौधरी, जो कि अहमद सुमरो के जिगरी दोस्त थे, उन्होंने इस दोस्ती को मज़ीद गहरा करने के लिए अपने बच्चों का निकाह करवा दिया था। हयात तैमूर ने माँ बाप के फैसले के आगे सर झुका दिया, जबकि आरिस सुमरो ने थोड़े एतराज़ के बाद हाँ कर दी थी। अभी इस रिश्ते को 1 साल ही हुआ था कि तैमूर चौधरी कैंसर जैसे मर्ज में अभी इस रिश्ते को 1 साल ही हुआ था कि तैमूर चौधरी कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला होकर दुनिया छोड़ गए। अहमद सुमरो को इंतहाई सदमा पहुंचा था दोस्त की अहम अहमद सुमरो को इंतहाई सदमा पहुंचा था दोस्त की मौत का। आहिस्ता आहिस्ता सब ये गम भुला रहे थे कि आरिस सोमरो और मनाहिल आफाक की आपस में एक मीटिंग में मुलाकात हुई। आरिस सोमरो मनाहिल से मोहब्बत कर बैठा था, मगर अपने निकाह के बारे में भी फिक्रमंद था। जब उसने ये बात मनाहिल से की तो उसने हयात तैमूर को तलाक देने का कहा। वो शशोपंज में मुब्तला हो गया। वो यतीम की बद्दुआ नहीं लेना चाहता था, मगर मोहब्बत गालिब आ गई हर बात पर। जब ये बात अहमद सुमरो को पता चली तो उन्होंने उसको आग करने की धमकी दी, ताकि वो हयात तैमूर को तलाक ना दे, मगर उसने उनको इस तरह से शीशे में उतारा कि वो चुप होकर रह गए। उसने कहा कि हया भी इस रिश्ते से खुश नहीं, और मैं भी इसलिए इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता हूँ। यही बेहतर होगा, क्योंकि सबके हक में यही बेहतर होगा। हयात तैमूर की आंखों में वो अपना अक्स भी नज़रअंदाज कर गया था। उसने 6 माह उसकी तलाक के कागजात पर दस्तखत के लिए मिन्नतें की थी, क्योंकि अहमद सुमरो को तलाक के कागजात पर उसके दस्तखत चाहिए थे, जिससे ये साबित करना आसान था कि वो भी इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती है। और फिर वैसा ही हुआ जैसा आरिस सुमरो ने चाहा। जिस खामोशी से ये रिश्ता जुड़ा था, उतनी खामोशी से टूट भी गया। मगर एक को आज़ादी की नवीद सुना दी गई तो दूसरे को ताउम्र पाबंद कर गया था वो रिश्ता। सोचते सोचते कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे उसे पता ही ना चला। अम्मी कैसे हैं अब्बू? वो दीवानावार अस्पताल के कमरे में दाखिल हुआ था। फ़ाइज़ा बेगम बेटे के गले लगकर रो पड़ी। अहमद सुमरो की हालत तशवीशनाक थी। बेटा देखो, दो दिनों से मशीनों में जकड़े हुए हैं। आरिस ने बाप की इस हालत को देखा तो उसकी आंखें भी नम हुई। अम्मी कुछ नहीं होता, प्लीज़ हौसला करें, अब्बू जल्दी ठीक हो जाएंगे, वो माँ को तसल्ली देते बोला। बेटा मनाहिल कहाँ है? वो क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? फ़ाइज़ा बेगम ने उसको ना पाकर सवाल किया। आरिस शशोपंज में मुब्तला हो गया कि अब उसके ना आने का क्या जवाब पेश करे। अम्मी, उसकी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए मैंने उसको उसके घर छोड़ दिया।
इस वक्त उसको यही बहाना सूझा था। अच्छा अम्मी, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, आप अब्बू का ख्याल रखें। वो जल्दी से बाहर निकल गया। मुबादा वो मनाहिल के बारे में कोई और बात ना पूछ लें। देखें, इनकी हालत काफ़ी नाजुक है, इनका बीपी शूट कर गया। हमने इनको 3 दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। हमने इन्हें 3 दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। अगर इन 3 दिनों में होश में आ जाते हैं तो ठीक, वरना इनके बचने के चांसेस बहुत कम है। वो डॉक्टर के रूम में बैठा था जब डॉक्टर फहद ने उसको अहमद सुमरो की कंडीशन के बारे में तफसील से बताया। पर डॉक्टर, कोई और ऑप्शन तो होगा जिनसे वो ठीक हो सके। वो परेशानी से बोला। उसके अंदर बाप को खोने की हिम्मत नहीं थी। उसके हाथ पांव फूल रहे थे डॉक्टर की बातों से। देखें, अगर कोई और ऑप्शन होता तो हम आपको ज़रूर बताते। इनका दिमाग बस 20% काम कर रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें इनकी हालत का। आरिस को अचानक ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी। दिल पर बोझ पहले कम नहीं था कि अब और बढ़ता गया था। शुक्रिया डॉक्टर, आप बस अपनी कोशिश ना छोड़ें, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। उसने हिम्मत करके कहा और मुर्दा चाल चलता रूम से बाहर आ गया। वो वहीं सर हाथों में गिराए बैठ गया था। अब अचानक उसका सब टूटा, आंसू उसका चेहरा भिगो गए। वो जानता था इस सब का जिम्मेदार वो था। अहमद सुमरो को इस हाल में पहुंचाने वाला भी वही था, जिसने अपनी मोहब्बत पाने की खातिर न जाने कितनों को दुख पहुंचाए थे। और वही मोहब्बत उस नाजुक वक्त में उसके साथ नहीं थी। खालिस मोहब्बतों को तो उसने ठोकर मार दी थी। आज पछतावे उसका मुकद्दर बनने वाले थे। उन लोगों को आए 3 दिन हो गए थे। हया ने ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया था। कनीज़ बेगम घर का काम संभाल लेती। नई जगह थी, नए लोग थे। दोनों माँ बेटी का दिल नहीं लग रहा था, मगर मजबूरन लगाने की कोशिश कर रही थी। ज़िंदगी अपने मामूल पर आ रही थी। हया की ज़िंदगी घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के गिर्द घूम रही थी। वो समंदर के ठहरे हुए पानी जैसी हो गई थी, बज़ाहिर पुरसकून और मुतमईन, मगर अंदर से तलातुम के उसकी शख्सियत में एक अजीब सा निखार आ गया था। मोहब्बत की भट्टी में जलकर वो कुंदन हो गई थी, और जो वो खुद को अर्जा समझने वाली दुनिया की नज़र में मोतबर ठहरा दी गई थी। कनीज़ बेगम सब्ज़ी काट रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने उठकर दरवाज़ा खोला। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। हया सलाम करके अंदर आ गई। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आज देर कर दी, खैर तो थी? वो आज देर से आई तो वो पूछ बैठी। हाँ अम्मी, आज मीटिंग थी तो इसलिए ज़रा लेट हो गई। आप सुनाई ठीक है? वो पास ही बैठ गई। हाँ मैं ठीक हूँ, सब्ज़ी काट रही थी, आलू मटर पकाने। वो मटर छीलने लगी। अम्मी इनको छोड़ें, आज हम बाहर डिनर करते हैं। वो मोहब्बत से बोलती कनीज़ बेगम के गले लग गई। खैर है, मेरी बेटी आज बहुत खुश लग रही है। वो हया के चेहरे पर खुशी देखकर बोली। हाँ अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी प्रमोशन हो गई, इसलिए मुझे कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिल गई है जो शाम को घर आ जाएगी। वो चहकते हुए बोली। कनीज़ बेगम भी मुस्कुरा दी बेटी की कामयाबी पर। अल्लाह तुम्हें और कामयाबियाँ दे मेरी बेटी। वो उसका माथा चूमते ममता भरे अंदाज में बोली तो वो मुस्कुरा दी। चले अम्मी, जल्दी से तैयार हो जाएं, फिर चलते हैं, मैं भी फ्रेश हो जाऊं तब तक। वो बैग उठाकर कमरे की जानिब बढ़ गई। कनीज़ बेगम की आंखें नम हुई थी। वो दो दोस्तों के साथ डिनर पर आया था। जब उसने हया तैमूर को देखा वो दोस्तों के साथ डिनर पर आया था जब उसने हया तैमूर को देखा, जो किसी औरत के साथ मुस्कुराकर बातें कर रही थी। अभी कुछ दिन ही उसको ऑफिस ज्वाइन किए हुए थे कि वजदान को अपना दिल उसकी जानिब खींचता महसूस हो रहा था। वो उससे सीनियर था और गिलगित से ही था। उसको ये मासूम खामोश खामोश सी हया तैमूर बहुत पसंद आई थी, जो सबसे अलग थलग रहती मगर प्यार से रहती। अपने इर्द गिर्द उसने हाला बना रखा था जिसको अबूर करने की शायद उसे खुद भी इजाज़त ना थी। वो दिल के हाथों मजबूर होकर उनसे मिलने चला गया। अस्सलामुअलैकुम मिस हया। वो जानी पहचानी आवाज़ पर मुड़ी। जब मुड़ी तो हैरान हुई। जी वालेकुम अस्सलाम। सरवजदान, आप यहाँ? वो अपने मखसूस एहतराम से भरे अंदाज में बोली। जी क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? आपको देखा तो सलाम करने आ गया, उसने वजाहत दी। नहीं, आप आ सकते हैं। वो शर्मिंदा हुई थी। वजदान की नज़र उसकी मुस्कुराती आंखों पर थी जो अजीब सा हाल बयान करती थी। ये आपकी वालदा हैं? वजदान ने पूछा तो हया ने दोनों का तारुफ करवाया। बैठो बेटा, आप भी हमारे साथ खाना खाओ। कनीज़ बेगम उसके सुलझे हुए अंदाज को देखकर बोली। नहीं आंटी, बहुत शुक्रिया, फिर कभी सही, मैं अभी अपने दोस्तों के साथ आया हूँ। उसने एहतराम से माजरत की। कोई बात नहीं है बेटा, आप उनको वक्त दो। कनीज़ बेगम ने उसके सर पर प्यार दिया तो वो एक नज़र हया पर डालकर अपनी टेबल की जानिब बढ़ गया। माशाल्लाह, कितना सुलझा हुआ बच्चा है। कनीज़ बेगम ने खुले दिल से तारीफ़ की थी। हया ने तायद में सर हिला दिया। वो वाकई बहुत सुलझा हुआ मिजाज रखता था। सोमरो विला में कोहराम मचा था।
अहमद सोमरो इंतकाल कर गए थे। मनाहिल भी लंदन से पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान वापस आ गई थी। फ़ायज़ा बेगम निढाल सी मैयत के पास बैठी थी। आरिस भी चुपचाप मर्दों में निगाहें झुकाए बैठा था। उसकी हालत भी फ़ायज़ा बेगम जैसी ही थी। वो अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे थे अहमद सोमरो की मौत का। वो यूं अचानक बिना बताए उनकी दिल की दुनिया वीरान कर गए थे। मर्दों ने आरिस को हौसला देकर उठाया ताकि वो मैयत को उठा सके। सबको रोता छोड़कर वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले थे। आरिस से मैयत उठाई नहीं जा रही थी। बार बार कदम लड़खड़ा रहे थे। जब हिम्मत जवाब दे गई तो वो वहीं ज़मीन पर बैठकर धाड़े मार मार कर रोने लगा। देखने वालों की भी आंखें नम हो गई। आरिस के मामू ने उसको गले लगाकर उठाया और हौसला दिया। जब तदफीन कर दी गई और सब चले गए, आरिस वहीं कब्र के पास बैठ गया। सबने उसकी हालत के पेश नज़र उसको अकेला छोड़ दिया। अबू उठ जाए ना, अपने बेटे को माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो सिसकियों से रो रहा था। पछतावे नाक की माने डस रहे थे। मैं हया से भी माफ़ी मांग लूँगा अब्बू, उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांग लूँगा। आप प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे यूं बेसहारा तो छोड़ कर ना जाएं। प्लीज़ अब्बू। वो बच्चों की तरह रो रहा था, फरियाद कर रहा था, मगर जवाब निदार्द। उसकी फरियाद आहो बुका कब्रिस्तान के सन्नाटों को चीर रही थी। बेटा फ़ोन करो आरिस को, अभी तक घर क्यों नहीं आया कब्रिस्तान से? फ़ायज़ा बेगम गम से निढाल होकर मनाहिल से बोली, जो मुलाजमीन से काम करवा रही थी। जी आंटी, करती हूँ फ़ोन। उसने फ़ोन निकाल कर कॉल मिलाई तो नंबर बंद था। उसको भी परेशानी ने आन घेरा। तभी वो दूसरी कॉल मिलाने लगी तो आरिस घर पहुँच गया। फ़ायज़ा बेगम भागकर बेटे के सीने से लगी थी। कहाँ रह गए थे तुम? पता है ना तुम्हारी माँ अकेली रह गई है, तुम भी छोड़कर चले जाना चाहते हो क्या? वो रोते हुए बोली, साथ ही बेहोश हो गई। आरिस ने फ़ौरन से माँ को उठाकर बेड पर लिटाया और डॉक्टर को फ़ोन किया। इनको सदमा लगा है काफ़ी गहरा, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, वक्त पर देते रहिएगा, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर हिदायत देकर चली गई थी। पीछे आरिस फ़ायज़ा बेगम के पास बैठ गया। आंखों से फिर से गर्म स्याल बहने लगा। अम्मी, मैं हूँ ना आपके पास, आप क्यों फ़िक्र करती हैं? मैं नहीं चाहता आपको छोड़कर। वो माँ का सर अपनी गोद में रखकर दुख से बोला। तकलीफ़ से जिस्म टूट रहा था उसका। आरिस, आराम कर लो तुम भी कुछ देर के लिए, मैं आंटी का ख्याल रखती हूँ। आरिस की सूजी हुई आंखें देखकर मनाहिल ने कहा तो वो छोटे छोटे कदम उठाता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मिस आपको मुबारक हो गाड़ी की। वो काम कर रही थी जब अचानक मुबारकबाद वसूल हुई। उसने गर्दन मोड़कर देखा तो वजदान था। वो मुस्कुरा दी। खैर मुबारक सर, उसने खुश अखलाकी से जवाब दिया। वजदान उसके पुरसकून चेहरे में ही खो गया, जिसमें न जाने कितनी कशिश थी। दिल तेज़ी से धड़का था। कुछ और भी कहना है आपको सर? उसको मुसलसल अपनी तरफ देखता पाकर वो उलझ कर बोली, नहीं मिस, आप काम करें अपना, फिर बात होती है। वो वॉकआउट कर गया। हया फिर से काम में जुट गई। शाम को जब छुट्टी का टाइम हुआ तो वो गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल आए। तभी पार्किंग एरिया में वजदान नजर आया, जो उसी की जानिब आ रहा था। मिस, अगर आप माइंड ना करें तो हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं। वो बिलाखिर मुद्दे पर आया। वो अपने दिल की बात हया तैमूर को बता देना चाहता था। वो उसको खो नहीं सकता था। वो बहुत सौ को उसका ख्वाहिशमंद देख चुका था। ऐसी क्या बात है सर, आप यहीं कर लें? वो अपने मखसूस अंदाज में बोली। नहीं, बात ज़रा लंबी है, इस जगह मायूब लगेगा। उसने कहा तो हया खामोश हो गई। आप मेरी गाड़ी में आ जाएं, आपकी गाड़ी ड्राइवर ले आएगा। उसने कहा तो वो ना चाहते हुए भी गाड़ी में बैठ गई उसके साथ। आधे घंटे में वो एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर थे। जी सर, कहिए क्या कहना चाहते थे आप? उसने वजदान को कंफ्यूज देखकर कहा। देखें मिस, मैं सादा सा प्रैक्टिकल बंदा हूँ, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। बस इतना कहूँगा कि मैं आपको पसंद करने लगा, अपने वालिदैन को आपके घर भेजना चाहता हूँ। उसने बात मुकम्मल की तो हया हैरानी से उसकी जानिब देखने लगी, जैसे यकीन कर रही हो। उसने ध्यान से उस खूबसूरत से इंसान की तरफ देखा, जो दिल का भी बहुत खूबसूरत था, मगर मजबूरन वो उसका दिल तोड़ने वाली थी। आप जानते हैं कितना है मेरे बारे में सर? अभी आए मुझे महीना भी नहीं हुआ और आप पसंदीदगी का दावा कर रहे हैं। वो ठहर ठहर कर बोली थी। वजदान खामोश हो गया। शायद उसने जल्दी कर दी थी। मैं जितना भी जानता हूँ आपके बारे में, मेरे लिए उतना काफ़ी है। वो इखलास से बोला। नहीं जानते आप मेरे बारे में कुछ भी, आपको सिर्फ मेरा नाम आता है बस। वो एकदम सख्त लहजे में बोली। वो खुद को उसके इस रद्द अमल के लिए तैयार करके लाया था, लिहाजा वो पुरसकून बैठा रहा।
तो आप बता दें हया अपने बारे में सब जो मैं नहीं जानता। उसने तहम्मुल से कहा। हया चुप हो गई। आप चुप क्यों हो गई, जवाब दें। उसने फिर से कहा। हया से जब कोई जवाब ना बन पाया तो उठकर जाने लगी। प्लीज़ हया यूँ मत जाएं, कोई ठोस वजह हो तो इंसान को रद्द करने की। उसने आजिज़ी से कहा था। हया के दिल को कुछ हुआ। उसे एक पल के लिए वो अपने जैसा लगा, मोहब्बत से खुदा वफा परस्त इंसान। सर मैं एक ठुकराई हुई तलाक याफ्ता लड़की हूँ जिसको उसके शोहर ने रुखसती से पहले तलाक दे दी। उसने दिल पे संगे मरमर रख कर अपने ज़ात के बकिए उधेड़ डाले थे। आंखों में माजी की बहुत सी परछाइयाँ लहराई थीं। लहजा टूटा हुआ था, वजदान साकित रह गया था। उसको जैसे यकीन नहीं आ रहा था। मेरे ख्याल से मेरे बारे में इतना ही जानना आपके लिए काफ़ी होगा। वो उसको साकित बैठा देखकर उठ गई थी। रेस्टोरेंट से निकलते वक्त उसने आंखों में आई नमी साफ की और घर की जानिब बढ़ गई। अहमद सुमरो के इंतकाल को काफ़ी महीने गुजर गए थे, मगर फ़ायज़ा बेगम दिन ब दिन बीमार होती जा रही थी। अहमद सुमरो के इंतकाल को काफ़ी महीने गुजर गए थे, मगर फ़ायज़ा बेगम दिन ब दिन बीमार होती जा रही थी। शोहर की नागहानी मौत का सदमा उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। आरिज़ अलग माँ के लिए परेशान था। माँ नाहिल को भी अकल आ गई थी। वो भी आरिज़ का काफ़ी साथ दे रही थी, मगर कुछ था जो कहीं खो गया था आरिज़ सुमरो से। आज उसे अपनी मोहब्बत पाकर भी अधूरापन महसूस होता था। ज़िंदगी को घसीट रहा था वो। जीना तो ना जाने किस लम्हे छूट गया था। आरिज़ आंटी को अस्पताल ले जाना होगा। आरिज़ आंटी को अस्पताल ले जाना होगा। उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। अभी वो ऑफिस से आकर बैठा ही था कि मनाहिल ने उसका दिल दहला कर रख दिया। वो उल्टे पांव फ़ायज़ा बेगम के कमरे की तरफ भागा। बेटा मेरी बात सुनो। वो उखड़ती सांसों के साथ बोली। अम्मी अभी कुछ मत बोलें, हम आपको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगी। वो फ़ायज़ा बेगम को जल्दी से उठाकर गाड़ी तक लाया था। पीछे मनाहिल फ़ायज़ा बेगम को थाम कर बैठी थी। 10 मिनट में वो अस्पताल पहुंच गए। जल्दी से फ़ायज़ा बेगम को ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया। उनकी हालत काफ़ी सीरियस लग रही थी। हारिस दिल थामे पत्थराई आंखों से सारी कार्रवाई देख रहा था। दिल में होल उठ रहे थे। आपको डॉक्टर बुला रहे हैं सर, नर्स ने आकर कहा तो वो फ़ौरन डॉक्टर की तरफ भागा। आपको मालूम है आपकी मदर को ब्लड कैंसर है। डॉक्टर की बात सुनकर उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? सदमे से उसके मुंह से अल्फाज ही नहीं अदा हो रहे थे। जी ऐसा ही है सर, आपकी मदर 3 माह से इस मर्ज़ में मुब्तला है। एक और झटका लगा था। आरिज़ वहीं ढह गया। प्लीज़ आप हौसला करें, अभी वक्त है, हम इनका इलाज शुरू कर देते हैं, इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाएंगी। डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर हौसला दिया। वो बाहर आया तो मनाहिल खड़ी उसी का इंतज़ार कर रही थी। यकदम उसको मनाहिल सहर लगी थी। यकीनन वो ये बात जानती थी क्योंकि फ़ायज़ा बेगम को वही संभाल रही थी, इसलिए वो थोड़ा बेफिक्र हो गया था। अम्मी को कैंसर है, तुम्हें मालूम था? उसने पथरीले लहजे में पूछा था। मनाहिल डर गई थी उसके तासुरात देखकर। देखो आरिज़, मेरी बात सुनो। वो उसके पास आकर उसको समझाने लगी कि आरिज़ ने उंगली से वार्न करते उसे वहीं का वहीं रोका था। हाँ या ना में जवाब तो बस मनाहिल। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला था। हाँ मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप आए। अभी अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि आरिस ने रख के उसके मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा मारा था। गम और गुस्से से वो पागल हो रहा था। मनाहिल मुंह पर हाथ रख के सिसक पड़ी थी। तुम्हें मैं इसी वक्त तलाक। वो गम की शिद्दत से निढाल अपने हवासों में नहीं लग रहा था। नहीं प्लीज़ आरिस, आम एक्सपेक्टिंग। वो रोते हुए बोली। आरिस के लबों पर ये अल्फाज ठहर गए थे। उसने हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर दे मारा था और ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। वो भी उसके साथ ही ज़मीन पर बैठ गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो आरिस। वो सिसकियों से रोते उसके गले लग गई थी। क्यों मनाहिल, क्यों? तुम्हारी खातिर सब कुछ गंवा दिया मैंने और तुम ही मुझसे मुखलिस नहीं। वो आज टूट कर बिखरा था। नहीं आरिस, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो उसका चेहरा हाथों के प्याले में लिए बोली। सिर्फ मोहब्बत? सिर्फ मुझसे की, मेरे माँ बाप से नहीं की मोहब्बत? कहते हुए उसकी आंखें भर गईं। वो लब भींच कर रह गई। आरिस को तकलीफ़ में देखकर वो भी दुखी हो गई थी। क्या हुआ बेटा, इतने गुमसुम क्यों हो? बेटे को गुमसुम देखकर वो बोली। कुछ नहीं मामा, बस ऐसे ही। उसने टाल दिया। क्या बताता माँ को? माँ से छुपाओगे अब? अब अपनी माँ से भी छुपाओगे? हम तो दोस्त थे ना। वो लाड से बोली तो वो मुस्कुरा उठा।
जी दोस्त हैं, मगर जो बात मैं आपको बताऊंगा हो सकता है वो सुनकर आप मुझसे दोस्ती तोड़ दें। वो साफ गोई से बोला तो वो मुस्कुरा दी। अच्छा फिर बताओ, देखते हैं आज हमारी दोस्ती कितनी पक्की है। वो भी दू बदू बोली और फिर वो सब कुछ माँ को बताता चला गया, जो सुनकर शहनाज गुल को धचका लगा। मैं कह रहा था ना आप दोस्ती तोड़ देंगी। वो शहनाज गुल को खामोश देखकर बोला, मैं ये सोच रही थी कि मेरा बेटा इतना खूबसूरत और कामयाब इंसान है, कोई कैसे मेरे बेटे को रद्द कर सकता है। किसी ने किया तो ज़रूर वो खुद मेरे बेटे से ज़्यादा ख़ास होगी। फिर शहनाज गुल बोली तो पहले तो वजदान को समझ ना आई बात, जब आई तो वो माँ के गले लग गया। मामा आप बहुत अच्छी मामा है। वो बच्चों की तरह बोला तो वो मुस्कुरा कर रह गई। बेटा, आज के दौर में तलाक याफ्ता औरत को लोग बद किरदार समझ लेते हैं, जबकि मर्द ज़्यादती करके भी आज़ाद घूमता है। जैसा कि तुमने बताया, रुखसती से पहले तलाक दे दी। हो सकता है उस मर्द का दिल बदल गया, उसने तलाक दे दी हो। लड़की बिल्कुल बेकसूर हो, वरना कोई भी बाइज़्ज़त घराने की लड़की तलाक जैसा दाग कभी खुद पर नहीं लगवाएगी। वो सच्चाई से बोलती वजदान की दुनिया को सबसे अजीम तरीन लोग औरत लगी थी, जो रोशन और सुलझे हुए ख्यालात की मालिक थी। तुम उससे फिर से बात करो, अगर वो मानती है तो हम जाएंगे उसके घर रिश्ता लेने। वो बेटे के सर पर प्यार देकर कमरे से निकल गई। पीछे उसके दिल से मनो बोझ उतरा था। एक मरहला तो तय पा गया था, अगर उसने दूसरा आखिरी मरहला मगर दूसरा और आखिरी मरहला रह गया था, जो बहुत मुश्किल था। मिस आया, आपका कुछ वक्त मिल सकता है? वो कल के लिए मीटिंग की डिटेल देख रही थी कि वजदान की आवाज़ आई। नहीं, मैं अभी मसरूफ़ हूँ, उसने दो टोक अंदाज में कहा। वजदान को उसका अंदाज बुरा लगा था। वो ऐसी तो नहीं थी, जब आप फ्री हों बता दीजिएगा, तब बात कर लेंगे। वो भी कहाँ पीछा छोड़ने वाला था। वो जिद चुई थी। आप चाहते क्या है मुझसे? वो फाइल्स पटक कर थक कर बोली। लहजे में थकन वाज़ेह थी। कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये नाचीज़ आपको बेगर्ज चाहता है। फिर वही आजिज़ी भरा अंदाज। मगर मैं आपको नहीं चाहती वजदान शाह। वो गुस्से से उसका पूरा नाम लेकर मुखातिब हुई। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन चाहने लग जाएंगी। उसके पास भी सब बातों के जवाब थे। बोले क्या बात करनी है आपको? वो हार मानते बोली। वजदान ने फाते नज़रों से उसकी जानिब देखा। मैं अपने वालिदैन को आपके घर भेजना चाहता हूँ, बता दें कि वो कब आए। वो बोला तो उसको हैरत का झटका लगा। आप सब कुछ जानते बूझते भी ये बोल रहे हैं, होश में तो हैं आप? वो तड़क कर बोली। जी, मैं होश में हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। क्या कमी है मुझ में जो आप इस तरह मुझे रद्द कर रही हैं? वो मायूसी से बोला तो हया को दुख हुआ था अपने अल्फाज पर। देखें वजदान, आप में कोई भी कमी नहीं है। आप एक मुकम्मल इंसान हैं और मुकम्मल इंसान ही डिज़र्व करते हैं। मुझसे आपको सिवाय मायूसी के कुछ नहीं मिलेगा। मेरे मुकद्दर में ठोकरें लिखी हैं, आप भी मेरे साथ चलेंगे तो उनकी सत में आ जाएंगे। उसने अपनी ज़ात के मनफी पहलू दिखाए थे उसको, वो उसके पीछे ख्वार होने से बच जाए। वो जानती थी वो उसको कभी कबूल नहीं कर पाएगी। उसके दिल में आज भी आरिज़ सुमरो बसता था, रगों में खून की मानित चलता था। मुझे आप ऐसे ही कबूल है मिस हाया, मुझे किसी मुकम्मल इंसान की तलब है भी नहीं। मैं आपके सारे दुखों का मदावा कर दूंगा। आप मुझ पर एक बार भरोसा तो करके देखें। उसने इल्तजा की। हया की आंखें धुंधला गई। हया की आंखें धुंधला गई। ऐसी मोहब्बत तो सिर्फ़ और सिर्फ उसने आरिज़ सोमरों से चाहिए थी, जिससे मिल रही थी। उसको कब चाहिए था? मुझे कुछ वक्त दें, मैं अभी कोई फ़ैसला करने की हालत में नहीं हूँ। मुझे कुछ वक्त दें, मैं अभी कोई फ़ैसला करने की हालत में नहीं। वो बेबस होकर बोली। वजदान के चेहरे पर रौनक लौट आई। ठीक है मिस हया, मगर फ़ैसला मेरे हक़ में ही होना चाहिए। वो कहकर उसके रूम से निकल गया। वो सर हाथों में गिरा गई। कहाँ फंस गई थी वो? अभी तो ज़िंदगी हमवार राहों पर आने लगी थी कि फिर से ढलवान आ गए थे। फ़ायज़ा बेगम का इलाज शुरू हो गया था। उनकी हालत में अब तब्दीली आने लगी। आरिज़ अब हर दवाई का खुद ख्याल रखता, हर बात का ख्याल खुद रखता। उसने एक नर्स हायर की थी, जिससे रोज़ वो मालूमात लेता। मनाहिल का छठा महीना चल रहा था, वो भी अब ज़्यादातर आराम करती। आरिज़ उसका भी ख्याल रखता, मगर उन दोनों के दरमियान एक खला आ गया था। मनाहिल की बेमुरवती ने उसके दिल में अपनी जगह तंग कर डाली थी। मोहब्बत की शिद्दत से कमी होती जा रही थी। अक्सर रात को हया तैमूर उसकी आंखों में आंसू बनकर उतर आती। सारे दुख एक तरफ करके उसका दुख सब पे भारी था। खो देने के बाद उसे एहसास हुआ था मोहब्बत का, जिसके पीछे भागकर उसने सब कुछ दांव पर लगाया था, वो शराब था महज। असल मंजिल तो वो थी जिसको ठोकर मार कर आया था वो। आरिज़ आप कब आए? वो नींद से जागी जब आरिज़ को देखा, जो अपने जूते उतार रहा था।
अभी आया हूँ, उसने 2 लफ्ज़ी जवाब दिया। वो जो उसकी बेरुखी एक अरसे से सह रही थी, उसका ज़ब्त टूट गया था अब। आरिज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं मर रही हूँ आपकी बेरुखी से। वो अचानक उसके कदमों से लिपट गई। आरिज़ ने हैरत से उसकी सूजी आंखों को देखा, जैसे वो काफ़ी देर रोती रही हो। क्या हो गया मनाहिल, पागल हो गई हो? इस हालत में नीचे क्यों बैठ गई हो? वो उसको टपटता हुआ ऊपर बिठाने लगा। आरिज़ मैं मर रही हूँ, वो फिर से दुख से बोली। मनाहिल क्या हुआ है, बताओ मुझे, वो प्यार से पूछने लगा। उसको मनाहिल का रवैया समझ नहीं आया। मुझे आपकी बेरुखी मार रही है आरिज़, प्लीज़ मेरी हालत पर रहम करें, माफ़ कर दें मुझे या फिर मार दें, मगर यूँ तो ना करें। वो धाड़े मार मार कर रो पड़ी। आरिज़ के दिल को कुछ हुआ था। वो जैसी भी सही, मगर इस हालत में वो उसको नहीं देख सकता था। उसने खींचकर उसको खुद में भींच लिया। वो और ज़्यादा रोने लगी। कितने अरसे बाद आरिज़ ने उसको खुद के करीब किया था। बस मनाहिल कुछ नहीं होता, भूल जाओ सब कुछ। उसने लब उसके माथे पर रखते हुए कहा। आरिज़ एक बात कहूँ? वो थोड़ा पुरसकून हुई तो बोली। आरिज़ उसके बालों को सहला रहा था। अगर मुझे कुछ हो गया तो आप हया से शादी कर लेना। उसकी बात पर आरिज़ के हाथों की हरकत थमी थी। वो हैरत ज़दा उसको देख रहा था। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो मनाहिल, कल ही डॉक्टर को चेक करवाता हूँ तुम्हें, वो कुछ देर बाद बोला। मनाहिल की बात उसका दिल चीर गई थी। अब उसमें किसी को खोने की ताकत नहीं थी। हाँ पागल हूँ, मनाहिल आफाक आरिज़ सोमरो के लिए पागल है। वो दीवानगी से बोलती आरिज़ की पेशानी चूम गई। उसको एक और झटका लगा। न जाने क्यों आज मनाहिल उसको बदली बदली लग रही थी। अजीब से रंग थे उसकी आंखों में। अच्छा बस सो जाओ, अब रात बहुत हो गई है। वो उस पर ब्लैंकेट ठीक करके खुद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। वो घर आई तो सर दर्द से पट रहा था। कनीज़ बेगम कमरे में दवाई खाकर सो रही थी। उसने आते ही चाय बनाई और छत पर ले आई। ठंडा मौसम था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। उसको शाम का ये मंजर बहुत भला लगा। आज की हुई तमाम बातें उसके जहन में ताज़ा हुई थी। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती वजदान, मगर मैं मजबूर हूँ। मेरा दिल आपको शायद कभी कबूल ना कर पाए। वो दिल में उससे मुखातिब हुई थी। जो दुख तुमने सहा है, क्या वही दुख तुम वजदान शाह की झोली में भी डाल दोगी? कोई उसके अंदर से बोला था। उसने ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। फिर किसके लिए? किसके लिए उसकी मोहब्बत और उसके खलूस को ठुकरा रही हो? उसके लिए जो अपनी एक अलग दुनिया बसा कर खुश है। फिर कोई अंदर से बोला, मत ठुकराओ इस मोहब्बत को, ऐसा ना हो कि पछतावे तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। मोहब्बत बार बार दस्तक नहीं देती हया तैमूर। आवाज़ें बढ़ती जा रही थीं। तुम्हें भी जीने का हक है हया तैमूर। एक इंसान के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। कबूल कर लो उसकी मोहब्बत को। वो सच्चा इंसान है, तुम्हारी बिखरी ज़ात को समेट लेगा। अंदर की आवाज़ों ने जब ज़ोर पकड़ा तो वो कानों पर हाथ रख गई, मगर आवाज़ें तो अंदर से आ रही थी, कैसे सुन ना पाती। आरिज़ तबाह कर दिया आपने मुझे, आरेज़ तबाह कर दिया आपकी मोहब्बत ने मुझे, सब कुछ छीन लिया मुझसे। वो घुटनों पर सर रख कर रोने लगी। बेबसी ही बेबसी थी। उसका वजूद हवा में मुअल्लक होकर रह गया था। न जी पा रही थी, न मौत आ रही थी। काफ़ी देर रोने के बाद वो एक फ़ैसले पर पहुंची। उसने फ़ोन उठाया और कॉल मिलाई। कॉल पहली बेल पर ही उठा ली गई। हेलो मिस हया, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं सच में इतना खुशनसीब भी हो सकता हूँ क्या? वो पहली बार उसकी कॉल उठाते हुए बोला था। आप कल अपने वालिदैन को ले आइएगा, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ आंसू टूटकर फ़ोन पर गिर पड़े। मैं सच में बहुत खुशनसीब हूँ हया, जो आपका साथ मिला। वो दुल्हन बनकर उसके घर के आंगन में उतर आई थी। वजदान शाह खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रहा था। ये आपकी मुँह दिखाई। उसने नरमी से उसके हाथ में कंगन डाल दिए। वो मुर्दा जिस्म लिए बैठी थी, ऐसा साथ जैसे सर चादर ओढ़े हुए थे। चाहकर भी वो कुछ नहीं बोल पाई। कहा था वजदान, मत करें मुझसे शादी, मैं कुछ नहीं दे पाऊंगी आपको, मैं खुद तही दामान हूँ। वो दुख से उससे दिल में मुखातिब हुई। उसकी संजीदगी शिद्दत से महसूस की थी वजदान ने। आप ऐसा करें, चेंज कर लें, थक गई होंगी, उसने बेड से उठते हुए कहा। हया पलकें उठाकर हैरत से उसे देखने लगी। हैरान ना हो हया, मोहब्बत में ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ मैं। जब आपका दिल रजामंद हो जाएगा तभी हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। वो नर्म लहजे में कहता उसके दिल से मनोबोध सरका गया। शुक्रिया, वो कहकर वॉशरूम में चेंज करने चली गई। वो आई तो सादा सा लिबास तन किए हुए थी। वजदान पहले ही सोफे पर जाकर लेट चुका था। उसको सोफे पर लेटा देख उसको एक बार फिर हैरत का झटका लगा था। आप यहाँ सोएंगे? वो हैरानगी से गोया हुई।
वजदान मुस्कुरा कर रह गया। जी, बंदा बशर हूँ मिस हया, भटक गया तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगी। उसकी ज़ुमाइनी बात पर वो सुर हुई, फ़ौरन से कंबल में मुंह छुपाकर सो गई। वो उसकी तेज़ी पर हंस दिया। वक्त एक बार फिर तेज़ी से गुजरा था। उनकी शादी को 1 साल हो गया था। वजदान शाह ने मोहब्बत की ही नहीं थी, निभाई भी थी। हया तैमूर को उसकी ज़ात का मान लौटाया था, उसकी बिखरी ज़ात को समेटा था। वो खुश ना सही मुतमईन ज़रूर हो गई थी, मगर आज भी दिल के किसी कुआड़ में आरिस सोमरों की याद से सकती थी। उसने खुद को वक्त के धारे पर छोड़ दिया था। वो और वजदान आम मियाँ बीवी की तरह ना सही मगर दोस्त बनकर एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वजदान ने उसकी हर ख्वाहिश के आगे सर झुका दिया था। वो उसको पाकर ही इतना खुश था कि उससे कुछ भी और नहीं चाहता। उसने 1 साल में हया तैमूर को सिर्फ उसने 1 साल में हया तैमूर को सिर्फ प्यार दिया था, सिर्फ दिया ही दिया था सब कुछ, मगर लिया कुछ नहीं था। एहसास, मोहब्बत, ख्याल, अपनी दुनिया जहान, अपनी हर सांस उसके नाम कर दी थी। वो शर्मिंदा हो जाती थी उसकी इतनी मोहब्बत के बदले कि वो उसको कुछ नहीं दे सकती थी, मगर अब उसने फ़ैसला कर लिया था वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगी। वजदान शाह की बेगर्ज मोहब्बत को रायगा नहीं जाने देगी। आज वजदान की सालगिरह थी। उसको विश करने के लिए उसने सारी तैयारी कर ली थी और ख़ुद भी निहायत खूबसूरत ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर तैयार हो गई थी। आज वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। तभी वजदान की गाड़ी का हॉर्न बजा। उसके दिल की धड़कनें रुकी थीं। वो जल्दी से तैयार होने लगी। जैसे ही वजदान ने कमरे में कदम रखा उसे सब कुछ पतला पतला महसूस हुआ। उसकी निगाह पूरे कमरे से होकर हया पर ठहर गई। वो तो जैसे साकित रह गया था। हया का ऐसा रूप देखकर वो चंद कदम चलकर उसके पास आई। सालगिरह मुबारक हो, वो बोली तो वो होश में आया। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। हया को उसका दिन याद आया। यही उसके लिए खुशी का एहसास था। आपको कैसे पता? वो जानबूझकर पूछ बैठा। बस पता चल गया। उसने एक अदा से बाल पीछे किए। वजदान ने मोहब्बत से उसे देखा। ऐसे ही देखते रहेंगे कि केक भी काटेंगे? वो उसको बाजू से पकड़कर मेज़ तक लाई थी। चलें केक काटें। उसने छुरी उसके हाथ में पकड़ाई तो उसने केक काटा। हया ने तालियां बजाई थी। थैंक्स हया, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन दिन होगा। वो उसका हाथ पकड़कर दीवानगी से बोला। वो मुस्कुराकर उसके हिसार में समाई। वजदान ने किसी कीमती मता की तरह उसे खुद में भींच लिया। पहली बार वो उसके हिसार में समाई थी। वजदान की आंखें खुशी से भर आईं। उसे लगा कि आज उसने हया के दिल तक रसाई पा ली थी। उसकी मोहब्बत मुकम्मल हो गई थी। चलें डिनर करवाएं मुझे। ऐसे नहीं चलेगा, वो रूठेपन से बोली। वो जी जान से फिदा हुआ। क्यों नहीं, चलें। चलें जनाब, वो बोला और वो उसके साथ मुस्कुरा कर चल दी। कितनी धुंध है वजदान, आहिस्ता गाड़ी चलाएं। वो फिक्रमंदी से बोली। आज मामूल से हटकर धुंध पड़ रही थी। हाँ ठीक है, पता नहीं आज इतनी धुंध क्यों है। अभी लफ्ज़ उसके मुंह में थे कि कोई गाड़ी आकर ज़ोरदार टकराई थी। अभी लफ्ज़ उसके मुंह में ही थे कि कोई गाड़ी आकर ज़ोर से उनकी गाड़ी से हिट हुई थी। वजदान, हया हलक के बल चीखी। गाड़ी का सामने का शीशा टूटकर वजदान के चेहरे में धंस गया था। पल में मंजर बदला। चीखो पुकार जारी थी। हया होश से बेगाना हो गई। फ़ौरन एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया। लोगों की भगदड़ मच गई। दूसरी गाड़ी में आरिफ सोमरो और मनाहिल आफाक थे। वो भी ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किए गए। उनका इलाज एक ही अस्पताल में चल रहा था। सबके घर वालों को इत्तला कर दी गई। मौत का सा समाता आहो बका जारी थी। हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम आपके बेटे को नहीं बचा सके। शाह साहब और शहनाज गुल वहीं पर ढह गए। एक जवान बेटे की मौत का सदमा उन्हें इकलौते जवान बेटे की मौत का सदमा उन्हें पल में तोड़ गया। कनीज़ बेगम ने सदमे से मुंह पर हाथ रखा था। बेटी बेवा हो गई थी। मेरी बेटी, डॉक्टर वो कैसी है? हया, कनीज़ बेगम ने बेकरारी से पूछा। दिल दुआ गो था कि हया बच गई हो। जी, उनकी हालत खतरे से बाहर है। अभी वो बेहोश हैं, कुछ घंटों तक होश आ जाएगा। कनीज़ बेगम की रुकी हुई सांसें बहाल हुई थी। तभी उनकी निगाह रोती हुई फ़ायज़ा बेगम पर पड़ी। वो जैसे पत्थर की होकर रह गई। भागकर उनके पास गई। क्या हुआ फ़ायज़ा, रो क्यों रही हो? उन्हें कुछ चुभा था। फ़ायज़ा बेगम उनको देख सख्त खो बैठी और गले लगकर रोने लगी। कनीज़, मेरी बहू चली गई अपनी 8 माह की बेटी को छोड़कर। वो तकलीफ़ से निढाल लग रही थी। कनीज़ बेगम को अपना और उनका दुख साझा लगा था। मेरी बेटी भी बेवा हो गई। उन लोगों की गाड़ियाँ धुंध की वजह से आपस में टकरा गई थी। वो तकलीफ़ से दूरी होती बोली थी।
वो तकलीफ से दोहरी होती बोली। वजदान शाह और मनाहिल आफाक दोनों उन लोगों को रोता छोड़ गए। मुकद्दर ने एक बार फिर से उनकी जिंदगियां उलट पुलट कर रख दी थी। वो कमरे में घुप अंधेरा किए बैठा था, इर्द गिर्द से बेनियाज अपनी ज़ात की किरचियाँ चुन रहा था। मनाहिल आफाक को गए साल हो गया था, मगर दुख था कि कम ही नहीं हो रहा था। जिंदगी वीरान मोड़ पर आकर ठहर गई। हया को देखकर मनाहिल की याद और शिद्दत पकड़ लेती, जो हूबहू उसी की तरह थी। उसने सिगरेट जलाई और पीने लगा। दिल को थोड़ा सुकून हुआ, मगर जिस्म का अंग अंग बैन कर रहा था। कमरे में उसकी यादें उसे तड़पा रही थीं। सब कुछ उचड़ गया हया तैमूर, तुम्हारा सब्र मेरी ज़िंदगी निकल गया, सारी ज़िंदगी निकल गया। कहाँ हो तुम? एक बार आ जाओ, मुझे माफ़ कर जाओ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। उसने अजियत की इंतहा पर उसे पुकारा था। आंसू मुसलसल चेहरा भिगो रहे थे, कतरा कतरा वो बह रहा था। तभी रूम की लाइट्स ऑन हुई। उसने जल्दी से चेहरा साफ किया। कब तक ऐसे मेरा दिल जलाओगे? निकल आओ इस सदमे से बाहर अब, फ़ाइज़ा बेगम सख्ती से बोली, क्योंकि नरमी से बात कर कर के वो थक चुकी थी। मेरा और हयात का ही सोच लो, हम भी हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी का कारवान रुक नहीं जाता। वो रसानियत से समझाते हुए बोली, अम्मी मैं बेबस हूँ, सब कुछ खो गया मुझसे। हया की बद्दुआ खा गई, सब कुछ चला गया, मैं बहुत बुरा हूँ। पहली बार उसने दिल का हाल माँ से बयान किया था। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब्र करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। वो बेटे का माथा चूमते हुए बोली, कैसे ठीक होगा अम्मी, मैं बिखर गया हूँ। वो दर्द में था। फ़ाइज़ा बेगम बेबसी से उसे देख कर रह गई। शायद अब फैसले का वक्त आ गया था। उन्होंने कनीज़ बेगम से रब्ता करने का सोचा था। हया कब तक ऐसे करोगी? मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। बस कर दो, ख़त्म करो ये शोक, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। वो रो देने को थी। वजदान को गए साल गुजर गया था, मगर उसका सदमा था कि जाने का नाम नहीं ले रहा था। घंटों सोचों में डूबी रहती। वजदान के कह गए उसकी बातें, उसकी मोहब्बत रह रह कर याद आती। वो अपना कमरा छोड़ने को तैयार ना थी। शहनाज गुल भी बहू की हालत देखकर परेशान थी। जवानी में बेवा हो गई थी और ऊपर से शोहर की मौत का रोग उसको अलग खोखला कर रहा था। अम्मी मुझे अकेला छोड़ दें, अम्मी मुझे अकेला छोड़ दे, मेरे इख्तियार में नहीं है कुछ भी। बेबस अंदाज था। वो उठ। शहनाज बेगम ने कनीज़ बेगम के मायूस चेहरे को देखा तो सोच विचार करने लगी। कनीज़, अब हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए, जवान है, ऐसे तो ये अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेगी। मेरे बेटे की इतनी ही उम्र लिखी थी, उसने जाना था, वो चला गया, मगर मैं अपनी बहू की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। अपने बेटे को कल क्या मुंह दिखाऊंगी? वो अब दीदा हुई थी। कनीज़ बेगम ने उनको हौसला दिया और फ़ाइज़ा बेगम से हुई सारी गुफ्तगू उनके गोश गुजार कर दी। फ़ाइज़ा बेगम कनीज़ बेगम और वजदान के वालिदैन से मिलकर एक यकजा फ़ैसला कर गई। हया तैमूर, आपका निकाह आरिस सोमरों से, हक महर 2 लाख रुपए, सिक्का राइजुल वक्त तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अल्फाज थे कि हथौड़े जो उसको अपनी समातों पर बजते महसूस हुए। उसने साकित नज़रों से माँ की जानिब देखा, जिसने उसको सारी सच्चाई से बेखबर रखा था। जवाब दो बेटा, शहनाज गुल ने प्यार से कहा। जी जी कबूल है। उसके लबों से अल्फाज टूट टूट कर निकले थे। उसकी हालत ऐसी हो रही थी कि काटो तो बदन में लहू न हो। निकाह हो गया था। एक बार फिर वो उस बेवफा जालिम इंसान के नाम कर दी गई थी। मुकद्दर एक बार फिर से उसे शिकस्त से दो चार कर गया। वो जिसकी परछाई जिसके शहर से भी दूर चली गई थी, नसीब ने एक बार फिर से उसे उसी के मुकद्दर में लिख दिया था। पहली बार उसका दिल शिकवा कुना हुआ। आज वो खुद से ही रूठ गई थी। पत्थराई आंखों से उसने सामने का मंजर देखा और फिर वहीं ढह गई। हया, हया बेटा उठो। कनीज़ बेगम और शहनाज गुल उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, आवाज़ें दे रही थी। निकाह में आए लोगों में चहमकुइयाँ होने लगी। फ़ाइज़ा बेगम ने भागकर आरिस को बुलाया। उसने हया को बेहोश देखा तो फ़ौरन बाजुओं में उठाकर कमरे में लाया। मैंने इंजेक्शन लगा दिया, इनको आराम की ज़रूरत है, काफ़ी डिप्रेस्ड हैं ये, कोशिश कीजिएगा इन्हें कोई टेंशन ना दी जाए। डॉक्टर की हिदायत आरिस गौर से सुन रहा था। उसने बेबस निगाहों से माँ को देखा, जो उसकी नज़रों का मफहूम समझकर दुखी हो गई। आप लोग जाएं, मैं देख लूँगा सब, आरिस ने सबको परेशान देखकर कहा। कनीज़ बेगम, शहनाज गुल और फ़ाइज़ा बेगम कमरे से निकल गई। वो भी कुछ देर उनको अकेला छोड़ देना चाहते थे, ताकि वो अपनी उलझनों से भरी ज़िंदगी को सुलझा ले। उठ जाओ हया, तुम्हारा आरिस टूट रहा है, उजड़ गया है, कोई तुम्हारी तुम्हारे सब्र से। वो उसका हाथ थामे भीगी आवाज़ में बोला।
उजड़ गया है कोई तुम्हारी आह तुम्हारे सब्र से, वो उसका हाथ थामे भीगी आवाज़ में बोला। हया की उंगलियों ने थोड़ी सी हरकत की, जैसे उसका लम्स उसे सुकून बख्श रहा। वो गनूदगी में भी उसकी आवाज़ उसका दुख महसूस कर रही थी। हया, मुझे माफ़ कर दो, एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ़ किया, मैं सुकून से मर सकूँगा। अब तक सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगने के लिए ज़िंदा था, वरना लोग उजड़ कर मर जाते हैं। उसके आंसू हया तैमूर के हाथों पर गिर रहे थे। उसकी हालत हारे हुए ज्वारी जैसी हो रही थी जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वो आखिर में खाली दामन रह गया था, तही दामन रह गया था, खाली हाथ। दुख, तकलीफ़ें, हिज्र उसका नसीब ठहरे थे। हया की आंख के कोने से एक आवारा आंसू निकल कर उसके गालों पर फिसला। आरिस ने निगाहें उठाई। हया, उसने कांपते हाथों से उसके आंसू साफ किए। हया ने आंखें खोली। हया कहते साथ ही उसने उसे खुद में भींच लिया। हया की आंख से चंद आंसू निकल कर उसके कंधे पर गिरे थे। मुझे माफ़ कर दो हया, मैं सुकून की तलाश में हूँ, मुझे सुकून दे दो हया, ताकि मैं सुकून से मर सकूँ, अब्बू का भरोसे क़यामत सामना कर सकूँ। वो तड़प रहा था, सिसक रहा था। उसका ऐसा हाल देख हया भी सिसक पड़ी। दुख ही दुख था चारों ओर। ये सच था कि वो आज भी आरिस सोमरो से इश्क करती थी, मगर वजदान जाग के बाद उसने उसको सोचना ही छोड़ दिया था। उसको सोचना ही छोड़ दिया था, चाहना छोड़ दिया था। वो वजदान की मोहब्बत में ख़यानत नहीं करना चाहती थी, जिसने उसकी ज़ात का मान लौटाया था, उसकी इज्जत दी थी उसे, उसको अपने दिल की सबसे ऊंची मसनद पर बिठाया था, जैसे उसने आरिस सोमरो को बिठाया था। वो लाख इनकार करती, दिल को तावीलें देती, मगर आज भी उसका दिल, उसकी रूह आरिस सोमरो की तस्बीह करते थे। दिल के किसी कोने में आज भी आरिस सोमरो की मोहब्बत हसरत बनकर सिसकती थी। उसने अपने दिल के क्वाड़ आरिस सोमरो के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। वो उसका इश्क था, उसको पाने की ख्वाहिश नहीं की थी। वो क़यामत तक बस उसकी मोहब्बत को सीने से लगाए इस जहान से लौट जाना चाहती थी। मैंने आपको माफ़ किया आरिस, वो अचानक बोली तो आरिस ने भीगी पलकें उठाई थी, आंखें सुर्खी माइल हो रही थी। हया के लफ्ज़ों ने जैसे उसके मुर्दा जिस्म में रूह डाल दी थी। उसने तशक्कुर से उसकी जानिब देखा। वो दुख से मुस्कुराई। हमारा यूं ही मिलना लिखा था आरिस, शायद यही नसीब था, हमें यूं ही मिलना था। वो बोली तो उसके अल्फाज आरिस के दिल पर फुहार बनकर बरसे थे। हया, आज मैं तुम्हें तुमसे मांगता हूँ, कल मोहब्बत के लिए आया था, आज अपने इश्क हया तैमूर के लिए तुमसे भीख मांगता हूँ, वो मुझे दे दो। माजी ने खुद को दोहराया था। वो आज फिर उसके कदमों में बैठा इश्क की भीख मांग रहा था। उसकी आंखों की नमी बढ़ती गई। वो भी आरिस के साथ नीचे बैठ गई। मैं आज से हर सांस आपके नाम करती हूँ आरिस, बहुत जी लिया दर्द में, तकलीफ़ों में, अब आपके साथ जीना चाहती हूँ। वो लहजे में मोहब्बत समोए ठहर ठहर कर बोली थी। वो नम आंखों से मुस्कुरा दिया। बेइख्तियार हया तैमूर उसके हिसार में समा गई थी। मोहब्बत ने मुस्कुरा कर उन्हें देखा था। दूर कहीं आसमानों पर उनकी दुआएं कबूलियत का दर्जा पा गई थीं। 5 साल बाद, बाबा मुझे आज स्कूल नहीं जाना। वजदान अपनी तोतली ज़ुबान में स्कूल ना जाने की ज़िद कर रहा था। हया को गुस्सा आ गया। क्यों नहीं जाना, रोज़ का ड्रामा है आपका। वो उसको पकड़ कर सख्त लहजे में बोली। मामा, मैं अच्छी हूँ ना, कभी छुट्टी नहीं करती। 6 साला हयात खुद पर फ़ख्र करते बोली। आरिज़ ऑफिस के लिए तैयार होता, उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा उठा था। क्यों नहीं जाना मेरे बेबी ने स्कूल, वो वजदान को मोहब्बत से बोसा देते बोला। पापा, आज दिल नहीं कला। वो बोला तो आरिस ने मसनूई गुस्से से बेटे की जानिब देखा। ठीक है, फिर अब से आप घूमने भी नहीं जाएंगे। बाबा आपको कहीं घुमाने नहीं ले जाएंगे। जो स्कूल जाएगा, मामा बाबा के साथ घूमने भी वही जाएगा। आरिस की धमकी कारआमद साबित हुई। वजदान फ़ौरन से स्कूल के लिए तैयार हुआ था। बेगम ऐसे हैंडल करते हैं बच्चों को, वो फर्जी कॉलर झाड़ कर बोला। हया ने पास पड़ा तकिया खींच कर आरिस को मारा। बेगम, क्या कर रही हो बच्चों के सामने, उन्हीं के पापा को कूट रही हो उनके सामने। वो बोला तो वो खिलखिलाकर हंसी। आरिस ने अचानक उसको अपनी जानिब खींचा। बेगम, ऐसे ना करें, नीयत ख़राब हो जाएगी आपके शोहर साहब की। वो शोखा हुआ। हया ने फिर से तकिया उठाया। इससे पहले कि वो मारती, वो कमरे से वॉकआउट कर गया। वो उसकी रफ्तार पर हंस हंस कर लोट पोट हुई थी। चलो बच्चों, दादू और नानों को खुदा हाफिज़ बोल कर आओ, फिर स्कूल चलते हैं। हयात और वजदान भागे भागे गए थे। आरिस गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। हया भी पीछे आ गई। आप आ गई मैडम, गुड बाय किस लेने के लिए, वो बोला तो हया जीप गई। आरिस ने उसकी पेशानी पर मोहब्बत से बोसा दिया। तभी हयात और वजदान भी आ गए। आरिस ने गाड़ी स्टार्ट करके बच्चों को ले जाकर आरिस गाड़ी स्टार्ट करके बच्चों को ले जा चुका था। हया ने बच्चों को जाते देखा और पुरसकून सांस खारिज करती अंदर की जानिब बढ़ गई।
आरिस गाड़ी स्टार्ट करके बच्चों को ले जा चुका था और हया ने बच्चों को जाते देखा तो पुरसकून सांस खारिज करती अंदर की जानिब बढ़ गई। उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।